So now coming back to the topic, that is lameness. हमने ऑर्थोपेडिक ख़त्म कर लिया था लास्ट में. कुछ मिसलेनियस है जिसको अपन बाद में देखेंगे. सो lameness is also called as claudication. So what is lameness? Any structural or functional disorder in one or more limb that is manifested during progression or standing position is lameness. It is not a disease. Lameness is not a disease, hence or rather it is a manifestation. जब अपन लेमनेस की बात करते हैं तो इक्वाइंस है, बिकॉज इक्वाइंस का जो फंक्शन है वो बेसिकली रनिंग है और वहाँ पे लेमनेस ही सब कुछ है. जिस तरीके से अपन काऊ की बात करते हैं तो अपन गायनेकोलॉजी की बात करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन और मिल्क की बात करते हैं. सिमिलरली फॉर द इक्वाइंस, तो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इक्वाइन लेमनेस आर, it is DAMNIT, damnate और damn it, जैसे भी आप याद कर सकते हो. D stands for degenerative joint diseases, या osteoarthritis. A is allergy. इस डी में ना डेवलपमेंटल एनोमलीज भी इसी में आ जाएगा. डेवलपमेंटल एनोमलीज, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. डी से डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, डेवलपमेंटल एनोमलीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस. ए फॉर एलर्जी, एम में मेटाबॉलिक, जैसे कि याद होगा टाइंग अप, मेडिसिन में पढ़ रखा है. मैनेजमेंटल, मैकेनिकल. एन न्यूप्लास्टिक या न्यूप्लास्ट. आई इन्फेक्शियस एंड टी इज ट्रॉमा. तो इस तरीके से आपको ये मोस्ट कॉमन कॉजेस याद हो जाएगा. कमिंग टू द classification of lameness, first is congenital, another is acquired. So according to symptoms, Dollar classified it into 4 types. Important है ये. फर्स्ट इज सपोर्टिव limb lameness. What is supportive limb lameness? It is when lameness is noticed when horse is supporting weight on foot or horse lands on it. It is supportive limb lameness. Another is swinging limb lameness. इसी को बोलते हैं hot lameness. So what is swinging limb lameness? It is seen when the limb
is in motion. Now coming to the parts of swinging है ना, lameness. इसके पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट इज मिक्स्ड लेमनेस. मिक्स्ड लेमनेस क्या है? इट इज़ टाइप ऑफ लेमनेस इन सीन इन बोथ मोशन एंड स्टैंडिंग. अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री लेमनेस. So complementary lameness is lameness या lame limb causes uneven weight on other limb. अब इसके कारण ये कॉम्प्लीमेंट्री लेमनेस आती है, जिसमें जिस लिम्ब में प्रॉब्लम है उस पर सही से वेट रखेगा नहीं, तो ज़्यादा वेट रखेगा दूसरे वाले पे, इसके कारण उसमें भी लेमनेस आ जाएगी. इस चीज़ में जो स्टेटमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज सच लर्न करना है. फर्स्ट इज फोर लिम्ब लेमनेस. डू नॉट कॉज लेमनेस ऑफ हैंड लिम्ब. दूसरा, लेमनेस ऑफ one forelimb causes lameness of another sound forelimb. Another is lameness of hind limb causes lameness of same side forelimb. And last one is lameness of hind limb do not cause causes lameness of another hind limb. ये चारों स्टेटमेंट याद करना है, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना, कि फोर लिम्ब से अगर एक फोर लिम्ब में है तो दूसरा फोर लिम्ब अपने आप अफेक्टेड हो जाएगा, 4 से 4 में जा रहा है. सिमिलरली जो हैंड लिम्ब है उससे सेम साइड वाले फोर लिम्ब में लेमनेस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड लिम्ब है तो राइट हैंड लिम्ब में लेमनेस चला जाएगा. ये आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो कोरिलेशन बन जाएगा. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज कोल्ड लेमनेस. कोल्ड लेमनेस का एग्जाम्पल है स्पैविन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कोल्ड लेमनेस का मतलब क्या होता है? लेमनेस इज सीन या मोर नोटिस्ड व्हेन एनिमल स्टार्ट्स टू मूव. शुरू में दिक्कत होती है, बट इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. शुरू में चलने में दिक्कत आएगी, लेकिन फिर चलने लगेगा और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर जब एनिमल रेस्ट कर लेगा और फिर उसको अगले मॉर्निंग जब दौड़ाने के लिए करेंगे तो फिर लेमनेस वापस आ जाएगा. दिस इज कोल्ड लेमनेस. अनदर इज वार्म लेमनेस. Lameness is absent when animal starts to move, and it है ना increases with exercise, या उल्टा आप कर लो कि during the exercise the lameness increases, या it increases with the exercise. ये बिल्कुल उससे उल्टा है. थेरेपीज़ की बात करें तो जनरल थेरेपीज़ आर फॉर इक्वाइन लेमनेस.
is cryotherapy, thermotherapy, NSAIDs, vasodilators, muscle relaxant, corticosteroids, hyaluronic एसिड्स, है ना। ये सब जनरल थेरेपीज़ हैं जो इक्वाइन लेमनेस में अभी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फर्मेशन एंड लेमनेस। क्या रिलेशनशिप है कॉन्फर्मेशन से? तो कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं पहले। कॉन्फर्मेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है कॉन्फर्मेशन ताकि लेमनेस ना हो? बिकॉज फोर लिम्ब जो है इट बियर्स 60 to 65% ऑफ बॉडी वेट। अब चूंकि यही 60 to 65 है तो फोर लिम्ब लेमनेस इज मोर प्रोमिनेंट या सीन मोर या नोटिस्ड मोर। एंगल की बात करते हैं, कॉन्फर्मेशन में एंगल इम्पॉर्टेंट है। एंगल्स ऑफ जॉइंट ऑफ फोर लिम्ब, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए ये होना चाहिए 120 to 150 डिग्री। ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना की बात कर रहे हैं। थर्ड मेटाकार्पल एंड फर्स्ट फैलेंक्स, ये होना चाहिए 125 to 135 डिग्री। ग्राउंड सरफेस और फुट एंड इसी को बोलते हैं पास्टन फुट एक्सिस, ये होना चाहिए 45 डिग्री टू 50 डिग्री। मतलब ये ऐसा नहीं होता तो ये जो एंगल है ये वाला और ग्राउंड से ये वाला, इस एंगल की बात कर रहे हैं, है ना, कि ये फुट है। थोड़ा सा आप समझ लेना डायग्राम यार, ठीक है, ऐसा। तो ये 45 to 50 डिग्री अगर है तो ये कॉन्फर्मेशन सही है। अब बात कर रहे हैं फॉल्टी कॉन्फर्मेशंस। फॉल्ट इन confirmation. First is toe in. Toe in, it is pigeon toed या outward deviation, है ना। Another is ये toe in ऐसा होता है ना, ये इन लोग का टो है ऐसा, तो ये टो ऐसा अंदर की तरफ आ गया एक्सिस से, है ना। नॉर्मल कन्फर्मेशन में ऐसा होना चाहिए था, हॉर्स का टो अंदर की तरफ हो गया। ये आपने पढ़ा होगा, इसको मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बस अपन बात कर रहे हैं कि टो इन, पिजन टोड, है ना, आउटवर्ड डेविएशन। इसके कारण होगा क्या? तो साइन है पैडलिंग। अनदर वन इज़ टो आउट। जिनको ये नहीं समझ में आता ना वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है तो अपन मान के चल रहे हैं कि आपने ऑर्थोपेडिक फोर्थ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फोर्थ ईयर में, ठीक है। टो आउट इज प्ले फुट, साइन इज प्लेटिंग। पैडलिंग में जो होता है आउटवर्ड आर्क बनता है और प्लेटिंग में जो होता है इनवर्ड आर्क बनता है। तो अब इनवर्ड आर्क जब बनेगा तो ये कॉज करेगा इंटरफेरेंस विद अनदर लिम्ब
वॉकिंग रनिंग सब में, है ना। तो इसीलिए जो टो आउट हो जाएगा ये वर्स्ट कन्फर्मेशन कहलाएगा, ये खराब कन्फर्मेशन है फोर लिम्ब का, ठीक है, बिकॉज प्लेटिंग इनवर्ड आर्क बनाता है जो कि टकराएगा। अनदर इज बेस नैरो। बेस नैरो इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फीट at their placement on the ground is less than the center line of the origin at chest। सिमिलर बेस वाइड है, base wide distance between feet is greater than distance between the center line of the chest। another important is calf knee या sheep knee। It is posterior deviation of carpal joint। Another is bucked knee या goat knee या knee sprung। It is anterior deviation of carpal joint। another is knock knee carpus valgus या knee narrow। so what is carpus valgus? it is medial डेविएशन ऑफ कार्पल जॉइंट। ये सब आएगा ना मैच मैच में सब आ जाता है कि एंटीरियर कौन सा है, मीडियल डेविएशन कौन सा है, पोस्टीरियर डेविएशन कौन सा है, लेटरल कौन है, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं बहुत। अनदर इज ओपन नी। ये सारे टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन होते हैं और लेमनेस से भी। ओपन नी की बात कर रहे हैं, इरेगुलर प्रोफाइल ऑफ कार्पल जॉइंट। बेंच नी या ऑफसेट नी। इट इज मेटाकार्पल when metacarpal is shifted to lateral side, it is bench knee। now abnormal conformation of hind limb। इसको याद रखना है कि इन नॉर्मल कॉर्डल व्यू line from tuber ischii should divide the hind limb in equal part। मैं इसको समझा देता हूँ। अगला है इन लेटरल व्यू, ये कॉर्डल व्यू है, ये लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में द लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्यूबर इस्चियाई it should follow the
टार्सस, अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल है। ये दोनों नॉर्मल की बात बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड में बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में जो ये काऊ है, ऐसा, तो यहाँ पे ट्यूबर इस्चियाई है। अगर यहाँ से लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ऐसा, तो अगर ये ट्यूबर इस्चियाई से लेटरल में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कॉडल व्यू का भी बात किया था कि कॉडल व्यू है ना, तो ये मेटाटार्सस को टच करते हुए ऐसा आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा एबनॉर्मल है। और कॉडल व्यू की बात करें, अगर कॉडल में ऐसा समझते हैं कि ये काऊ बाहर से ऐसा दिख रहा है, तो ये जो ट्यूबर इस्चियाई है यहाँ पे, है ना, ये हैंडलिम को इक्वल पार्ट में डिवाइड, अगर ये लाइन है तो ये लाइन ऐसे यहाँ से इक्वल डिवाइड करना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल है। अफेक्शन की बात करते हैं या एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वर्स्ट कॉन्फर्मेशन की बात हमने की थी जो, है ना, कि वर्स्ट कॉन्फर्मेशन इसमें टो आउट था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों को ना इनको मिला भी दिया जाता है कि टो इन भी हो अगर किसी एनिमल में, और बेस भी नैरो हो या वाइड हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें अगर टो इन की बात टो आउट की बात तो हमने कर ली कि टो आउट ऐसा है कि इसका टो बाहर है ना, तो जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये पैर टकराएंगे। और टो आउट में भी अगर बेस नैरो हो जाता है तो ये दोनों मिलके डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसे हॉर्सेस को हम रेसिंग वगैरह नहीं कराते हैं, उसको हम कलिंग कर देते हैं, हटा लेते हैं अपने हर्ड से, ठीक है। बात कर रहे हैं काऊ, है ना, या फिर किसी भी हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं। हाइंड लिम्ब में अफेक्शन का नाम है काऊ हॉक या टार्सस वैल्गस। इट इज़ वर्स्ट टाइप ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ हाइंड लिम्ब। ये याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइंड लिम्ब का कह रहा है, टार्सस वैल्गस या फोर लिम्ब का कह रहा है। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि है ना, जो काऊ के जैसा हॉक नहीं होता कि ये टेढ़ा, वैसा हो जाएगा। तो ये वर्स्ट कन्फर्मेशन। अनदर इज सिकल हॉक। सिकल हॉक इज एक्सेसिव एंगुलेशन ऑफ हॉप जॉइंट। कमिंग टू द कॉन्फर्मेशन ऑफ फूट, ये तो लिम्ब की हमने बात कर ली, फूट की बात कर लेते हैं। अभी बात किया कि नॉर्मल जो फूट या पास्टर्न एक्सिस है, फ्रंट फुट का जो एंगल है 45 टू 50 डिग्री है। जो हाइंड फुट है इट इज़ 50 टू 55 डिग्री। मेज़र करने के लिए जो डिवाइस आता है इस एंगल को, इट इज़ फुट प्रोटेक्टर, उससे मेज़र करते हैं। तो एबनॉर्मल कॉन्फर्मेशन क्या है फुट का? So in the abnormal conformation first is flat foot. फ्लैट फुट में क्या होता है, जो नेचुरल कॉन्केविटी है is absent. It is more common in
front foot. Now another है, it is dropped sole. So dropped sole इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स या बोलते हैं प्यूमिस्ड सोल. Sole is dropped beyond the level of bearing surface of hoof wall. बस याद रखना है आपको कि जो ड्रॉप्ड सोल है, इट इज़ अ सिक्वली ऑफ क्रॉनिक लेमिनाइटिस. इसका सिक्वली है ड्रॉप सोल. अनदर इज ब्रिटल फुट. सो ब्रिटल फुट occurs due to lack of moisture in soil. Treatment is gelatin, है ना. इसके कारण होगा क्या, जो क्रैक्स ऑन हूफ वॉल देखने को मिलेगा. अनदर इज बटरेस फुट. बटरेस फुट. Buttress foot is exostosis of extensor process of distal phalanx. Next one is club foot. So club foot may be of grade 1, 2, 3, 4 किसी भी ग्रेड का हो सकता है. द एंगल ऑफ फुट एक्सिस इज 60 डिग्री और मोर. और ये बाइलेटरल भी हो सकता है, कैन बी यूनिलेटरल ऑल्सो. जनरली जेनेटिकल होता है. मतलब ये फुट एक्सिस की बात जो अपन कर रहे हैं ना, ये 60 डिग्री से मोर इस साइड वाला है. कि जैसे ये, एक सेकेंड, ऐसा है कुछ फुट, है ना. ऐसा कुछ, एक सेकेंड, ऐसा. तो ये जो एंगल हो जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना. ऐसा जब कंडीशन बन जाएगा तो इट इज़ बट क्लब फुट. अनदर इज स्पेसिफिक डिजीजेस कॉजिंग लेमनेस. फर्स्ट इज स्विनी. बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्विनी ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर सिप. ये क्वेश्चन आया हुआ है. ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रास्कैपुलर न्यूरोपैथी. इन दिस कंडीशन द सुप्रा स्पाइनेटस एंड इन्फ्रंट स्पाइनेटस मसल, है ना, अंडरगोस एट्रोफी. तो ऐसा लिख लो कि there is atrophy of, yeah, it is due to the atrophy of supraspinatus and infraspinatus muscle. और ये एट्रोफी होती क्यों है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. caused by suprascapular nerve पैरालिसिस. ये क्वेश्चन आएगा, सुप्रास्कैपुलर नर्व पैरालिसिस से कौन सी डिजीज होती है. इट इज स्विनी या शोल्डर स्लिप. क्लिनिकल साइन शोल्डर पॉप,
There is prominent scapular spine. Another is bicipital bursitis. It is whalebone lameness. whalebone का मतलब क्या होता है? बॉल, इट इज़ द बोन ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट. बिसिपिटल बर्साइटिस का मतलब ही है, अब बिसिपिटल बर्साइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन है यहाँ पे ऑफ बिसिपिटल बर्सा. बिसिपिटल जो चीज़ है, ये बिसिपिटल ग्रूव जो है ये ह्यूमरस में होता है. तो ये आपको याद रखना है. ये आ चुका है क्वेश्चन ओम आर्थराइटिस. सो व्हाट इज ओम आर्थराइटिस? इट इज आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर जॉइंट, है ना. इन्फ्लामेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट या आर्थराइटिस कुछ भी कहते हैं, शोल्डर जॉइंट से रिलेट करता है, तो नाम है उसका ओम आर्थराइटिस. अनदर इज कैप्ड एल्बो. इम्पॉर्टेंट है ये भी. इट इज़ एक्वायर्ड या ट्रोमैटिक बर्साइटिस. कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation of excessive bursal fluid and thickening of wall of bursa. So it is capped elbow, है ना. और इसके कारण होगा क्या? देयर विल बी फाइब्रस टिश्यू, है ना. और इसी फाइब्रस टिश्यू के कारण यहाँ पे थिकनिंग हो जाएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज इज रेडियल पैरालिसिस. सो रेडियल पैरालिसिस इम्पॉर्टेंट है बहुत, है ना. इट इज़ ड्यू टू ह्यूमरस फ्रैक्चर. इसमें होगा क्या? रेडियल नर्व, है ना, उसकी पैरालिसिस हो जाएगी. और रेडियल नर्व के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि रेडियल नर्व इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. अब जैसे पैरालिसिस होगी तो जो कंडीशन आएगा, इट इज़ ड्रॉप्ड एल्बो. तो जो ड्रॉप्ड एल्बो है, इट अकर्स ड्यू टू द ह्यूमरस फ्रैक्चर. इसमें एल्बो का कोई लेना देना नहीं है. ये ह्यूमरस के फ्रैक्चर के कारण जो नीचे रेडियल पैरालिसिस होगी और वहाँ से ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वन इज हाइग्रोमा ऑफ कार्पस या नी हाइग्रोमा. इट इज स्वेलिंग ऑफ साइनोवियम ओवर डोर्सल कार्पल सरफेस. ठीक है. जो ट्रीटमेंट है इम्पॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट इज इन ब्लॉक इंसिजन. इसमें करते क्या है? वी रिमूव द बर्सल कैप्सूल. अनदर इज ब्लेमिश्ड नी.
So blemished knee, it is a scar on anterior surface of knee. Important is the treatment. बहुत important है, बहुत. blemished knee का जो ट्रीटमेंट है, it is Cherry's operation. Another disease is string halt, और इसका जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ पेरोनियल टीनोटोमी और बोकास ऑपरेशन. या लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर टीनोटोमी. सब इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रिंग हॉल इम्पॉर्टेंट है. चेरीज ऑपरेशन याद रखना है, ब्लेमिश्ड नी के लिए होता है, इसका आई से कोई लेना देना नहीं है. So in the next lecture we will finish the lameness portion. Thank you for being with me. Have a nice day.